नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार से जो दूसरा पार्ट है इसमें प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में कैसे होते हैं, तो सारी चीजों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से। तो टॉपिक है आपके पास प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो होता क्या है देखो। प्रिज्म सबसे पहले क्या होता है, तो एक त्रिकोणीय कांच का प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिकोणीय आधारों और तीन आयताकार पार्श्व सतहों से घिरा हुआ होता है। मतलब ये इस तरीके से होता है जैसे एक प्रिज्म होता है, ये मान लो हमने एक जैसे त्रिभुज होता है, तो ये होता है एक प्रिज्म। अब ये हमें सामने से दिख रहा है, लेकिन इसकी 6 सतहें होती है और हर सतह से ये इस प्रकार का ही दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें आ रहा है प्रिज्म का कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण तो आपको दिख रहा होगा, जो इसकी दो पार्श्व सतहें हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का जो कोण होता है ये वाला, ये जो कोण होगा इसे बोला जाता है प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म की दो पार्श्व सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। ये वाला जो आपको बताया मैंने, इसे बोला जाएगा प्रिज्म कोण। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता किस प्रकार है, देखिए। जब प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, जो हमने अपवर्तन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्योंकि प्रिज्म की सतहें समानांतर नहीं होती हैं, मतलब ये पैरेलल नहीं होती है, इसीलिए बाहर निकलने वाली किरण और आने वाली किरण के समानांतर नहीं होती है। मतलब ये इस तरीके से होता है। माना अगर इसमें कोई प्रकाश पड़े, देखिए माना ये प्रकाश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फलक होता है, तो यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक फलक है तो यहाँ से फिर ऐसा हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं खींचूं तो इसे लंब बोलेंगे और यहाँ पे इसे भी लंब बोलेंगे। ठीक है, अब इस प्रिज्म जो प्रकाश की किरण है, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे जाती सीधे इस तरीके से। अब ये तो होगी ओरिजिनल किरण इसकी, जो मूल पथ है इसका, और ये निर्गत किरण है, तो ये दोनों आपस में समानांतर नहीं होती है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे चित्र से हम समझ सकते हैं। तो आपतित किरण क्या होती है, जो किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, पड़ती है, ये वाली, इसे बोलता हूँ आपतित किरण। अपवर्तित किरण जो पहले फलक से मुड़ती है, अपवर्तन होता है इसमें, ये वाला, इसे बोलता हूँ अपवर्तित किरण। और दूसरी बार जो इसका अपवर्तन होता है उसे बोलता हम निर्गत किरण, जो कि ये वाली है। ठीक है, तो पहली हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गई निर्गत किरण। ये आपको दिख रहा होगा, ये अभिलंब है, ये वाला एक एन और एन डैश, और एम डैश, ये भी क्या है, एक अभिलंब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कोण आता है जिसे बोलते हैं विचलन कोण। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, विचलन कोण क्या होता है। तो अगर हम जो आपतित किरण है इसे आगे बढ़ाएं तो आपको दिख रहा होगा डैश डैश करके बढ़ रही है, ये वाली दिख रहा है आपको, ये। और जो निर्गत किरण है, अगर इसे पीछे खींचे, ये वाली, तो यहाँ पे आपको बीच में कोण बनता दिखाई दे रहा होगा, डी वाला, इसी कोण को बोला जाता है विचलन कोण। इसे डी से दिखाते हैं, या ये साइन आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं डेल, तो डेल से दिखाते हैं, या डेल्टा बोल सकता हूं इसे। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच का जो कोण बनता है उसी को क्या बोला जाता है, विचलन कोण बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रकाश का विक्षेपण। क्या है, प्रकाश का विक्षेपण। तो स्पेक्ट्रम किस प्रकार बनता है, देखो। प्रकाश का विक्षेपण का मतलब होता है जब कोई भी सूर्य का प्रकाश, हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, वो प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अलग अलग कलर की पट्टी बन रही है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का विक्षेपण बोला जाता है। आई बात समझ में। तो बड़ा सिंपल है, जब कोई भी श्वेत प्रकाश पुंज, मतलब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, जब प्रकाश का विक्षेपण हुआ तो यहाँ पे आपको अलग अलग रंग की पट्टी दिख रही होगी, सारी दिख रही है ना। इस पट्टी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश के इन 7 रंगों के बैंड या पट्टी को क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश के, जो सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं वो ऐसे होते हैं।
इसे हम ऐसे दिखाते हैं विबग्योर, आपको दिख रहा होगा। वी मतलब वॉयलेट बैंगनी, आई मतलब इंडिगो जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी और आर होता है रेड लाल। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का विक्षेपण और उससे बनने वाले रंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई रंग बहुत ज्यादा यहाँ पे मुड़ रहा है और कोई रंग बहुत कम मुड़ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा एक आर है सबसे ऊपर जो है ये लाल कलर है, और जो वी है वॉयलेट बैंगनी सबसे लास्ट वाला कलर है। अब इसमें क्या होता है कि जो रंग होते हैं उन्हें टूटने का कारण क्या होता है। तो जो विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न रंगों के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है, वेवलेंथ से बोलते हैं हम। जब ये कांच के माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग रंग अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। जैसे जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसीलिए जो लाल कलर होता है वो सबसे कम विचलित होता है। मतलब आपने देखा होगा जो लाल रंग है वो बहुत दूर से दिख जाता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें विचलन बहुत कम होता है, जबकि बैंगनी रंग सबसे कम दिखता है क्योंकि उसमें विचलन सबसे अधिक होता है। तो जो लाल रंग है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है तो उसकी गति भी सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज होती है, और जो बैंगनी है उसकी सबसे धीमी होती है। यही कारण है कि बैंगनी रंग का आधार की ओर झुकाव सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, जैसे जो भी खतरे का निशान होता है वो लाल रंग से क्यों बना होता है। क्यों बना होता है, तो सिंपल रीजन है इसका, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और उसका विचलन सबसे कम होता है, तो वो साफ साफ दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं जहां पे गाड़ियां रुकती हैं, तो जब लाल रंग के कलर मतलब जो लाल रंग जब आता है ट्रैफिक के पोल पर तो सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो लाल रंग इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो दूर से ही दिखे। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो खतरे के निशान होते हैं या जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं, लाल रंग से बने होते हैं। उसके बाद है जो आइजैक न्यूटन का प्रयोग, मतलब जो ये प्रिज्म वाला प्रयोग है ये न्यूटन साहब ने किया था पहले। अब सर आइजैक न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, जो हमने इससे पहले पढ़ा अभी। अब उसके बाद उन्होंने एक और दिलचस्प प्रयोग किया। देखो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे एक प्रिज्म से 7 रंग मिल रहे हैं, मतलब एक प्रिज्म जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त कर रहा है, तो अगर मैं इसके आगे एक और प्रिज्म लगा दूं तो हो सकता है मुझे और भी कलर मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म तो सीधा रखा, जो आपको दिख रहा होगा ये वाला प्रिज्म, ये सीधा रखा, यहां से प्रकाश की किरण गुजारी तो वे 7 रंगों में टूट गया। आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला रंग दिखा रखा है लाल और सबसे नीचे दिखा रखा है वायलेट, ठीक है, बैंगनी। अब उसके बाद दूसरा प्रिज्म उन्होंने उल्टा करके रखा, तो हुआ क्या, जो ये रंग है ये जैसे ही प्रिज्म से पास हुआ तो ये दोबारा से सफेद मतलब श्वेत प्रकाश ही बन गया। मतलब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में गया था और श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से बाहर निकल गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो देखिए क्या हुआ, उन्होंने एक सीधा प्रिज्म रखा जो बात करी मैंने अभी, जिसने श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ठीक उसके सामने एक उल्टा प्रिज्म रखा, परिणाम यह हुआ कि दूसरे प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश वापस श्वेत प्रकाश बन गया, जो मैंने अभी बात करी थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक तो ये चित्र याद रखना है और दूसरा आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है प्राकृतिक उदाहरण है इसका इंद्रधनुष का बनना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। तो होता क्या है, आपको दिख रहा होगा ये प्रकाश की बूंद है, सॉरी, तो होता क्या है कि ये एक वर्षा की बूंद है। तो जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे जो पानी के कण होते हैं, वर्षा की बूंदें होती हैं, वो वातावरण में उपस्थित रहती है। तो जब प्रकाश आता है तो ये क्या करता है, एक छोटे प्रिज्म का काम करता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा इसमें अपवर्तन होगा और उसके बाद जो उसका ये वाली सतह होगी, ये वाली बूंद की सतह होगी,
इसके बाद इसमें आंतरिक परावर्तन होता है, और जैसे ही परावर्तन होता है तो जो ये प्रकाश है ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। चलिए क्या लिखा हुआ इसमें, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन और विक्षेपण का सबसे सुंदर प्राकृतिक उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष है। क्या कैसे बनता है, यह बारिश के बाद आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों के कारण दिखाई देता है। यहाँ पानी की बूंदें एक छोटे प्रिज्म का कार्य करती है। इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अपवर्तन, जो बताया मैंने, यहाँ पे देखो ये प्रकाश जा रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो गया। फिर दूसरा होता है विक्षेपण, मतलब जो प्रकाश की किरण है ये अपने रंगों में टूट गया। और उसके बाद है आंतरिक परावर्तन, तो ये आंतरिक परावर्तन हुआ और ये सारे हमें दिखाई देते हैं, सारे कलर हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। उसके बाद है वायुमंडलीय अपवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण उनका लगातार अपवर्तन होता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा तो एक आप जरूर लिखिए कि इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो उन सबका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, तो जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर की वायु का जो तापमान होता है और घनत्व होता है हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की और कम घनी होती है, जबकि जो ठंडी हवा होती है भारी होती है और अधिक घनी होती है। मतलब जो गर्म हवा होगी वो विरल माध्यम का काम करती है और जो घनी हवा होगी वो सघन माध्यम का काम करती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मतलब पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं, वायु का घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे उसका अपवर्तनांक भी लगातार बढ़ता जाता है। चूंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं लगातार बदलती रहती है, इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन भी लगातार बदलता रहता है। आई बात समझ में। तो जो भी ऐसी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सिर्फ इस वजह से होती हैं कि जो वायुमंडल का तापमान और घनत्व होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं गर्म हवा होगी, कहीं ठंडी हवा होगी। तो जहां गर्म हवा होगी वो विरल माध्यम का काम करेगी, जहां ठंडी हवा होगी वो सघन माध्यम का काम करेगी। और जब भी दो अलग अलग माध्यम है तो वहां पे क्या होगा, अपवर्तन होता है। तो वही है वायुमंडलीय अपवर्तन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे आपके पास है एक क्वेश्चन है, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तारे होते हैं हमसे अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, इसीलिए वे बिंदु स्रोत का काम करते हैं। बिंदु स्रोत का मतलब हो गया एक बहुत छोटे स्रोत का काम करते हैं। जैसा अगर आप यहाँ से मतलब किस जहाँ पे आप बैठे हो वहां से आप 4-5 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर दूर अगर एक लाइट जल रही है तो आपको एक बिंदु के आकार की दिखाई देती है। तो बस उसी की बात कर रहे हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बढ़ते घनत्व के कारण यह अभिलंब की ओर झुकता चला जाता है। अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि वायुमंडल में ऊपर गर्म हवा होती है और नीचे ठंडी हवा होती है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके कारण तारे की जो आभासी स्थिति है वो उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। क्योंकि वायुमंडल की परतें स्थिर नहीं होती हैं, इसीलिए तारे से आने वाले प्रकाश की मात्रा और आभासी स्थिति लगातार बदलती रहती है। जब आंखों में आने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है और जब कम होता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। इसी को हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये है तारों का टिमटिमाना। अब उसके बाद है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। बहुत आसान है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखो, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के नजदीक होते हैं। अब जब पृथ्वी के नजदीक होंगे तो जो प्रकाश होगा उनका वो डायरेक्ट पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचता है, और जब अधिक मात्रा में पहुंचता है तो जो प्रकाश आता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो हमें एक जैसा दिखाई देता है। इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रह पृथ्वी के बहुत पास हैं
इसलिए वे एक विस्तृत स्रोत माने जाते हैं। उनसे आने वाले प्रकाश की कुल मात्रा में होने वाला जो परिवर्तन है वो औसत रूप से कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर प्रकाश आ रहा है तो आप उनमें परिवर्तन देख ही नहीं पाओगे, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। उसके बाद आपके पास है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्चुअल में क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कारण क्या होता है इसका, जब सूर्य क्षितिज, क्षितिज का मतलब ऐसा समझ लो, आप देखो आपको पहले समझाता हूं मैं। मान लो ये आपके पास पृथ्वी है आपकी और ये सूर्य है यहाँ, ठीक है, ये सूर्योदय है और ये सूर्यास्त है। तो यहां से जो आने वाला प्रकाश होगा, अब क्योंकि पृथ्वी तक पहुंचा नहीं है अभी, तो जो आने वाला प्रकाश होगा ऐसे ऊपर को तो जाएगा ही। अब आपको बताया मैंने वायुमंडल में ठंडी हवा, गर्म हवा होती है, तो जब ये ऐसे ऊपर को जाती है तो ये विरल माध्यम का काम करेगी और यहाँ से जो प्रकाश, जो पृथ्वी जब नीचे की ओर आते हैं प्रकाश, तो वो हवा ठंडी होती है तो वो सघन माध्यम का काम करती है। तो जो प्रकाश है वो ऐसे इस साइड मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे यहाँ से आएगी और पृथ्वी की साइड मुड़ जाएगी। तो इसीलिए हमें जो सूर्योदय और सूर्यास्त है वो 2 मिनट अधिक दिखाई देता है। देखो जब सूर्य क्षितिज में, क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, इसी की बात कर रहे हैं क्षितिज ऐसे, तो उससे निकलने वाला प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण नीचे की ओर झुक जाती है, जो बताया मैंने, देखो ऐसे जाती है और नीचे की ओर झुक जाती है। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो देख रहा होता है, को ये किरणें ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देता है। इस प्रकार दिन की जो अवधि होती है वो हमें उसमें लगभग 4 मिनट की वृद्धि दिखती है, ठीक है। तो यही है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। आगे इसमें है तारों की अपनी वास्तविक स्थिति। जो तारे होते हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर क्यों दिखाई देते हैं। तो जैसा कि हमने तारों के टिमटिमाते समय समझाया था आपको, जब तारे का प्रकाश अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वो नीचे की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसमें ठंडी हवा होती है तो सघन माध्यम होता है। अगर हम इससे मुड़ी हुई किरण को पीछे की ओर सीधा बढ़ाएं तो तारे की स्थिति वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है या नजर आती है। तो इसीलिए जो तारे होते हैं वो अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट था, जो हमने समझा इसमें प्रिज्म क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है और उससे जुड़ी हुई बातें। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।